Hello students, welcome to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss part 1 of chapter 13 Nuclei of class 12, in which we will discuss atomic masses, composition of nucleus, and NCERT text problem 13.2. First of all, atomic masses. Mass of an atom is very small in comparison to a kilogram. किसी भी एटम का मास एक किलोग्राम के कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल होता है. सो इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. इसलिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि किसी परमाणु के द्रव्यमान को किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाए, व्यक्त किया जाए. Therefore, a special unit for measurement of atomic mass, nuclide and its constituents, that is mass of proton, mass of neutron, and another constituent of an atom, that is electron, all can be expressed in terms of a special unit of mass which is called atomic mass unit. तो चूँकि किसी परमाणु का द्रव्यमान काफ़ी स्मॉल होता है, कम होता है, इसलिए किसी परमाणु के द्रव्यमान को या उसके नाभिक के में उपस्थित अवयवी कणों जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा परमाणु में उपस्थित एक अन्य मौलिक कण इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को, मास को व्यक्त करने के लिए एक स्पेशल खास मास का यूनिट यूज किया जाता है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई, और इसे शॉर्ट फॉर्म में AMU A.M.U से एक्सप्रेस किया जाता है. शॉर्ट में उसे U से भी डिनोट किया जा सकता है. AMU को शॉर्ट में एब्रेविएटेड फॉर्म में स्मॉल u से भी डिनोट किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे, जो कि किसी एटम के मास को या एटम का कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस होता है, एटम में पाया जाने वाला किसी भी एटम का जो इंटायर मास होता है वह न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, और बाकी जो पोर्शन होता है एटम का एम्प्टी होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के अनुसार किसी भी एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, लेकिन उसका जो इंटायर मास होता है एक बहुत स्मॉल प्लेस में होता है, जगह में होता है, जिसका नाम न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल. तो सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट किसी एटम के मास को या उसके एटम के कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा एटम में प्रेजेंट एक और फंडामेंटल पार्टिकल मौलिक कण इलेक्ट्रॉन के मास को एक्सप्रेस किया जा सकता है एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में. सो एटॉमिक मास यूनिट AMU एब्रेविएटेड फॉर्म में, इसको एब्रेविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में AMU या सिंपली U से डिनोट किया जाता है, A.M.U और सिंपली U, एंड इट इज डिफाइंड एज द 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम C612. सो 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 AMU, जो कि बहुत छोटा यूनिट है मास का मेजरमेंट के लिए, जिसकी हेल्प से एटम का एटॉमिक मास को या न्यूक्लियस में प्रेजेंट
फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा एटम के एक अदर एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मास को आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है इस यूनिट के टर्म में। तो 1 mu क्या होगा? 1 mu इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ए कार्बन एटम, और कार्बन एटम का सिंबल यहाँ C612। C कार्बन एटम का सिंबल है, C6 एटमिक नंबर है और 12 मास नंबर है कार्बन का, और ये हो जाएगा 1/12। तो एक mu एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है। तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ए कार्बन एटम C612, दैट इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाई, और मास ऑफ एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है, तो उसको केजी में एक्सप्रेस करें तो 12 × 10⁻³ kg अपॉन, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा तो एक एटम का मास मालूम हो जाएगा। कार्बन के एक एटम का मास से 12 ग्राम, तो 12 × 10⁻³ kg, ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ और चूँकि एक एटम का मास मालूम करना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ये पावर 23 एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है 6.02 × 10⁻23। ये पावर 10⁻23 ऊपर जाके न्यूमरेटर में -23 हो जाएगा, और यहाँ -3 पहले से प्रेजेंट है, तो इसको कैलकुलेशन के बाद हम -26 और फिर 12/6.02, तो इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू एक mu का वैल्यू 1.66 × 10⁻27 kg के टर्म में, इसका 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो एक mu का वैल्यू 1.66 × 10⁻27 kg एक mu का वैल्यू है, जिसके एक mu के टर्म में ही एटमिक मास को एक्सप्रेस किया, डिफरेंट एटम्स के मासेस को एक्सप्रेस किया जाता है, या एटम का कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का मास, और एटम का एक और फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का भी मास एक्सप्रेस आसानी से किया जा सकता है एटमिक मास यूनिट के टर्म में। तो एक mu मास इक्वल हो गया 1.66 × 10⁻27 kg। अब प्रश्न उठता है कि एक mu मास कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में, तो E = mc² से, तो 1 mu मास इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU, ये मास इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। ये 1 mu मास इक्विवेलेंट हो जाएगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और इसको हम आइंस्टीन का मास एनर्जी फार्मूला से E = mc² के हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। E = mc², दिस इज फेमस आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, वेयर m इज द मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और m के जगह मास कितना होगा 1 mu, क्योंकि 1 mu मास कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा उसको मैंने लिखा 1 mu = 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E = mc² से इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। m = 1 mu, 1 mu मीन्स 1.1 AMU, 1 AMU एटमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म, सिंपली U से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, और 1 AMU का वैल्यू जो हमने यहाँ ऑब्टेन किया 1.66 × 10⁻27 kg, तो 1.66 × 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 3² 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ दैट इज 10⁻16। अब इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेने के बाद इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसे लिखा जा सकता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
वन एनर्जी ये हो गया, एक एम यू एनर्जी इक्विवेलेंट हो गया कितने के, एक एम यू एनर्जी 1 MAMU या सिंपली 1U इजकल टू एनर्जी 1 MU एनर्जी इजकल टू 931.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 MU जो मास होगा 1 MU एटमिक मास, वह इक्विवेलेंट होगा एनर्जी में कितने एनर्जी के, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वैल्यू मैंने लिखा और इसको ऑब्टेन भी कर लिया आइंस्टीन मास एनर्जी फार्मूला से। अब किसी एटम के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन के मासेस को एमयू में एटमिक मास यूनिट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जब हम एटमिक मास यूनिट को डिफाइन कर लिए और ये भी जान लिए कि एटमिक मास यूनिट के हेल्प से काफ़ी स्मॉल मासेस को, मतलब एटम का मास या एटम के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मास को आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक मास का काफ़ी छोटा यूनिट एटमिक मास यूनिट। तो प्रोटॉन का मास को एक्सप्रेस किया जा सकता है एमयू के टर्म में। तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं MP, M इज द सिंबल ऑफ मास, P फॉर प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज, इसको एमयू में एक्सप्रेस किया जा सकता है 1.00727 U, और इसमें अगर एक यू का वैल्यू अभी हमने ऑब्टेन किया 1.66 इंटू 10⁻27 kg, 10⁻27 kg, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल मास इट इंडिकेट्स। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन जिसे सिंबल MP से डिनोट करेंगे तो उसका मास 1.00727 U और 1 U का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें U का वैल्यू, 1 U का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाई 1.00727, तो रिजल्ट 1.67262 इंटू 10⁻27 kg आएगा। तो मास ऑफ ए प्रोटॉन एमयू में हो गया 1.00727 U और जो कि kg में 1.67262 इंटू 10⁻27 kg। जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को Mn से, और इसका एमयू में मास न्यूट्रॉन का होता है 1.00866 U, मतलब प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा, इक्वल्स टू, और इसको U का वैल्यू फिर 1 U का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg से रख करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.00866 में, तो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट दोनों का U का वैल्यू रख करके 1.67492 इंटू 10⁻27 kg, जो कि प्रोटॉन का मास 1.67262 kg से थोड़ा ही ज़्यादा है। यहाँ पर 1.67 तो दोनों में प्रेजेंट है, मौजूद, दोनों मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में कॉमन है 1.67, लेकिन उसके बाद प्रोटॉन का मास 262 और यहाँ 492, तो थोड़ा सा 262 से 492 थोड़ा ज़्यादा है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन U में हो गया एमयू में 1.00866 U और इक्वल टू 1.67492 इंटू 10⁻27 kg। जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे Me सिंबल से डिनोट किया जा सकता है और इसका वैल्यू 0.00055 U, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से काफ़ी कम, और इसको अगर U का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg आएगा, जिसे हम यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में भी, मैंने इस डाटा को, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इस प्रकार से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उसके मास को हम U के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं एटमिक मास यूनिट के टर्म में। नाउ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डन बाय accurate measurement is done by accurate arrangement. The measurement of atomic masses is done by using mass spectrometer, with the help of mass spectrometer. मतलब accurate measurement of atomic masses is done with the help of mass spectrometer.
मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से एक्यूरेट मास एटमिक मास को मेजर किया जाता है। राइट डाउन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ atomic masses of different elements, atomic masses is carried out by using mass spectrometer, with the help of mass spectrometer, by using a mass spectrometer. मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है। और इट इज फाउंड आउट दैट एटमिक मासेस ऑफ ए सेम केमिकल एलिमेंट हैविंग same chemical properties but differ in masses. Those यह पाया जाता है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस का केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन दे आर डिफर इन मासेस, लेकिन मास अलग अलग है, मास में वे डिफर होते हैं, अलग होते हैं। तो एक ही केमिकल एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटमिक मासेस वाले एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप समस्थानिक कहा जाता है। ग्रीक में आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम प्लेस पर, एट सेम प्लेस। तो पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स सेम प्लेस पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है आइसोटोप्स। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट any chemical element is a mixture of different isotopes। यह पाया जाता है कि कोई भी रासायनिक तत्व, कोई भी एलिमेंट तत्व, उसमें जो एटमिक मासेस होते हैं जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन दे डिफर करते हैं मासेस में, तो उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। तो एक ही एलिमेंट में डिफरेंट आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है, कई आइसोटोप्स का मिश्रण होता है। अब उसका एवरेज मास मालूम करने के लिए, अब एवरेज मास कैसे मालूम करेंगे किसी आइसोटोप में? अब मान लिया कि कोई आइसोटोप्स है, किसी एक एलिमेंट का आइसोटोप है, जैसे कि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप 1H1, 1H2, 1H3 होता है। क्लोरीन में भी दो आइसोटोप्स हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37। तो इसका एवरेज एटमिक मास मालूम किया जा सकता है। उसी ढंग से कार्बन के भी दो आइसोटोप्स हैं, C612 एंड C614। तो एक ही केमिकल एलिमेंट के में डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन मासेस अलग अलग होता है। तो उनका एवरेज मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सपोज करते हैं कि अगर किसी एक केमिकल एलिमेंट का में आइसोटोप्स दो हैं या दो से अधिक 3 आइसोटोप प्रेजेंट है। सपोज एन एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट हैविंग 3 आइसोटोप्स। चूंकि एक एलिमेंट कई आइसोटोप्स का मिक्सचर हो सकता है, उसमें कई आइसोटोप्स हो सकते हैं, यह ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट से। तो सपोज एन एलिमेंट हैविंग आइसोटोप्स, हैविंग 3 आइसोटोप्स ऑफ masses
M1, M2 and M3, while their relative abundances means their availability, परसेंटेज अवेलेबिलिटी, कितनी उपलब्धता है उन आइसोटोप्स का उस एलिमेंट में, सबका अलग अलग परसेंटेज होगा और टोटल परसेंटेज 100 होगा. सपोज एन एलिमेंट हैविंग 3 आइसोटोप्स ऑफ मासेस M1, M2 and M3, while their abundances, that is परसेंटेज अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, प्रतिशत उपलब्धता कितनी है, परसेंटेज अवेंडेंसेस उसका कितना है, कितनी उपलब्धता है प्रत्येक आइसोटोप का. 3 आइसोटोप्स अगर किसी की एक केमिकल एलिमेंट में है तो उसकी कितना परसेंट में कितना परसेंट कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है उसमें, अवेलेबल है, तो उसको हम एबंडेंसेस कहा जाता है, उसे एबंडेंसेस कहा जाता है. देयर एबंडेंसेस P1, P2, एबंडेंसेस मीन्स अवेलेबिलिटी, P1, P2 जो परसेंटेज के फॉर्म में, P1, P2 एंड P3 respectively. Then average atomic mass of those isotopes, then average atomic mass of those isotopes of the same chemical element, of those isotopes can be found out by, can be obtained by a formula, by using a formula which is M is the average, MAV, that is average atomic mass. M एटमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, AV स्टैंड फॉर एवरेज. तो वे तीनों जो आइसोटोप्स हैं किसी एलिमेंट का जिसका मास हमने M1, M2 और M3 सपोज किया, और उनका जो परसेंटेज अवेलेबिलिटी है उस एलिमेंट में, क्योंकि उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मास अलग अलग है तो मास डिफरेंट है, तो M1, M2, M3 ले लिया, और परसेंटेज अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होगी, रिलेटिव एबंडेंसेस भी अलग अलग होगा, जो कि P1, P2, P3 है, परसेंटेज एबंडेंसेस है उन आइसोटोप्स का उस सेम केमिकल एलिमेंट में. तो एवरेज एटमिक मास हम ऑब्टेन कर सकते हैं में भी उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट में प्रेजेंट डिफरेंट 3 आइसोटोप्स का. तो एम ए भी इजकल टू फार्मूला M1 इंटू P1, मास एक आइसोटोप का कितना मास है और कितना उसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी है या परसेंटेज एबंडेंस है, प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई P2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाई P3 अपॉन, अब परसेंटेज जो है उसका रिलेटिव एवेलेबिलिटी P1 प्लस P2 प्लस P3 चाहे रिलेटिव एबंडेंसेस उस सबको जोड़ दिए, सबको ऐड कर दिए, तो एवरेज एटमिक मास उन 3 आइसोटोप्स का जो एक ही केमिकल एलिमेंट के हैं उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. एम ए भी इक्वल टू M1 इंटू P1 प्लस M2 इंटू P2 प्लस M3 इंटू P3 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3. और इस फार्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी NCERT टेक्स्ट बुक में मौजूद है, प्रेजेंट है, जिसमें से एक प्रॉब्लम को लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 13.2 को मैं सॉल्व भी करूँगा जो इस फार्मूला पर बेस्ड है. नाउ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की संरचना. इन 1911 रदरफोर्ड, गाइगर एंड मार्सडेन performed alpha particles scattering experiment. From this experiment, Rutherford observed that almost entire space of an atom is empty, but
the entire mass of an atom is concentrated in a teeny place, that is a very small place, which is called nucleus, which consists of a positively charged particle which was named as proton. 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अपने कोवर्कर्स के साथ रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और जिसमें इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह ऑब्जर्व किया, यह परीक्षण किया कि किसी परमाणु के ठीक बीच में एक बहुत से ही छोटे भाग में एक टीनी स्पेस में पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है, जिसके अंदर में धन आवेशित कण, जिसका नाम प्रोटॉन रखा गया, उपस्थित होता है। उसके पहले तक केवल दो ही पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। लेकिन 1911 में परमाणु के मध्य भाग में, मिडिल पार्ट में न्यूक्लियस की खोज हुई, और उसमें धन आवेशित कण प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की उपस्थिति को पाया गया। परंतु अभी भी न्यूक्लियस के अंदर और कोई दूसरा कण होगा, अन्य कोई कण होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। फिर 1920 में रदरफोर्ड ने ही यह सुझाव दिया, यह सजेशन दिया, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट inside the nucleus a neutral particle, another particle should be present whose mass is equal to mass of a proton, but there is no charge on it, because atom is electrically neutral, because charge on a proton is equal to, is same that of an electron. So जितना आवेश नाभिक के अंदर प्रोटॉन पर होता है, ठीक उतना ही निगेटिव चार्ज नाभिक के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन का होता है। इसलिए एटम्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए इस कारणवश रदरफोर्ड साहब ने 1920 में यह सजेशन दिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के ही सेम मास का, प्रोटॉन के ही इक्वल मास का, लगभग इक्वल मास का एक अन्य अदर पार्टिकल्स का होना चाहिए, लेकिन वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होना चाहिए न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन रदरफोर्ड साहब उस पार्टिकल की खोज नहीं कर सके। सजेशन उन्होंने ज़रूर दिया। बाद में 1932 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दिया। मतलब नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। उसके बाद से न्यूक्लियस का जहाँ तक संरचना कंपोजिशन का सवाल है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं मेनली, और दोनों पार्टिकल्स न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन्स कुल मिलाकर के n+p इक्वल टू मास नंबर के इक्वल होता है, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स को न्यूक्लियंस कहा जाता है। सो एनी न्यूक्लियाइड और एनी एलिमेंट कैन बी एनी एलिमेंट, और इसे न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है। न्यूक्लियाई नहीं, न्यूक्लियाइड कैन बी expressed as
एक्स एलिमेंट को, उस न्यूक्लियाइड या एलिमेंट को एक सिंबल से डिनोट किया जाए और उसके एटमिक नंबर को जेड से, और एटमिक नंबर जेड इज इक्वल टू number of protons and it is also equal to number of electrons. So number of protons present inside the nucleus of an atom is called its atomic number. And ऊपर में capital A which is mass number, which is equal to number of neutrons plus number of protons, which is together called number of neutrons plus protons, number of protons together is called nucleons. So any element or nuclide can be expressed as in symbol x, z, x, z, नीचे में z होगा और ऊपर में कैपिटल A which is z is atomic number which is equal to the number of protons found inside the nucleus of an atom is called atomic number, while A is the total number of neutrons plus protons, that is total nucleons present inside the nucleus is equal to mass number capital A. So the symbol of an atom, an element or nuclide is capital X Z A, where Z equals to atomic number of that nuclide dot that element, atomic number of that element, which is equal to number of protons inside the nucleus and also equal to number of electrons, that is Z equals to number of protons जिसे P symbol से डिनोट करेंगे, और it is also equal to number of electrons which revolves outside the nucleus in different circular orbits in an atom. So atomic number Z is equal to number of protons is equal to number of electrons, and A is mass number which is equal to mass number of that element or that nuclide, mass number which is equal to total number of nucleons present inside the nucleus, that is total number of nucleons means number of neutrons plus number of protons. So A is equal to number of neutrons n and number of protons p. N is the number of neutrons, p is the number of protons, which is equal to nucleons, which is together called number of neutrons plus number of protons together called nucleons, which is equal to mass number of that element or nuclide. तो यही कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा न्यूक्लियस के अंदर मेनली कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. ए न्यूक्लियस consists of positively charged proton, consists of protons which is positively charged particles, positively charged particles, and neutrons which is uncharged particle, neutral particles, and neutrons that is neutral particles. And number of neutron plus number of proton together is equal to mass number which is called nucleons. मतलब number of neutrons small n से डिनोट करेंगे प्लस number of protons को small p से is equal to together it is called nucleons, and it is equal to mass number of any nuclide or mass number of any element, chemical element. It is called mass number of a nuclide, mass number of an element or nuclide. n plus p is equal to mass number that is equal to a. तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना है न्यूक्लियस के अंदर में तो हम मास नंबर में से माइनस कर देंगे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इज इक्वल टू a माइनस p और इक्वल टू a माइनस z, जो कि since number of protons present inside the nucleus is called its atomic number. So number of neutrons is equal to number of neutrons inside a nucleus of an atom is n is equal to a minus p, that is a minus z. अगर a मालूम है z मालूम है तो आसानी से number of neutrons inside the nucleus मालूम हो जाएगा. और इस पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर कोई एलिमेंट दे देगा सिंबल फॉर्म में या किसी न्यूक्लियाइड को, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा ये मालूम करना है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में
पूछा जा सकता है, या ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या 2 मार्क्स में भी। यूजुअली 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा हो गया A माइनस पी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूजुअली पूछा जाता है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो n इजकल टू A माइनस पी इजकल टू A माइनस जेड। A इज एटमिक नंबर, जेड इज A इज मास नंबर which is equal to number of neutrons plus number of protons, and number of neutrons plus number of protons together is called nucleons. So number of neutrons n is equal to, so since n plus p is equal to capital A, which is mass number, therefore n is equal to A minus p, that is A minus z. A is the mass number while z is the atomic number of that element. Now for example देखा जाए एक, अब सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सोडियम Na, सोडियम ये हमने बतलाया कि x के बदले में यहाँ x जो है ये एलिमेंट को बतलाता है या न्यूक्लियाइड को बतलाता है। तो ये एलिमेंट है, x के बदले में x की जगह पर यहाँ पर सोडियम लिया गया। ये तो जनरल थी है, जनरल फॉर्म है किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करने का, उसका एटमिक नंबर और मास नंबर के टर्म में, x z नीचे में a ऊपर। तो अब x की जगह Na है, और Na का सोडियम का एटमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है। तो यहाँ z है, इसमें सोडियम के केस में z इजकल टू एटमिक नंबर, z इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू z इजकल टू p इक्वल टू 11, वाइल a इजकल टू मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। अब इसमें अगर रहे प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में कि इसमें सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 11, Na23 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा इन सोडियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आसानी से निकल जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in sodium Na1123 is n इक्वल्स टू फार्मूला लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, यूज कर देंगे, A माइनस जेड, A माइनस पी, A माइनस जेड, दैट इज 23, A इज 23 माइनस जेड इज 11, एटमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो 23 माइनस 11 दैट इज 12। The answer is 12. Number of neutrons in sodium is 12. Number of neutrons in sodium, जिसका सिंबल दिया है 11, Na23, x के जगह पर Na है, z के जगह पर 11 है सोडियम में, और a के जगह पर 23 है। तो n इजकल टू A माइनस जेड, दैट इज 23 माइनस A माइनस जेड, सीधे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 23 माइनस 11 दैट इज 12, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द nucleus of sodium atom. In last NCERT text problem 13.2, which is based on the formula I have already obtained, that is to estimate the average atomic mass of isotopes of same chemical element. यह NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 13.2 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि डिफरेंट आइसोटोप्स जो एक ही केमिकल एलिमेंट का है, उसका एवरेज एटमिक मास, उसका एवरेज औसत परमाणविक द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है। उस फार्मूला पर आधारित है जिस फार्मूला को मैंने बतलाया था इसी वीडियो में कुछ समय पहले। द प्रॉब्लम इज द 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियोन विच आर 10 नियोन 1020, Ne 1021 एंड Ne 1022। सभी का देखिए एटमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। चूँकि मासेस अलग हैं लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। आइसोटोप्स का मासेस सेम होता है, मासेस डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और एक ही केमिकल एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, क्योंकि एक ही केमिकल एलिमेंट में डिफरेंट एटमिक मासेस प्रेजेंट होते हैं, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होते हैं, रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन उनके मासेस डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं जिसका एटमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ Ne 1020, Ne 1021 एंड Ne 1022 हैव रेस्पेक्टिव abundances of 90.51
परसेंट। इसका नियोन के तीनों आइसोटोप्स दिए हुए हैं, 10 एनी 1020, एनी 1021 एंड एनी 1022, और उनकी उपलब्धता जो है परसेंटेज में उनकी एवेबिलिटी कितनी है, जिसको कि एबंडेंस कहा जाता है। एबंडेंस तो एबंडेंस मीन्स एवेबिलिटी, उपलब्धता। तो प्रतिशत में उपलब्धता नियोन एलिमेंट में दिया हुआ है तीनों आइसोटोप्स का। एनी 1020 का 90.51%, एनी 1021 का 0.27% एंड एनी 1022 का 9.22%। इनका P1, P2, P3 दिया है, जिसका मैंने फार्मूला में यूज किया था। एंड द एटमिक मासेस ऑफ 3 आइसोटोप्स आर 19.99 U, जो कि एनी 1020 का होगा, फिर 20.99 U, जो कि एनी 1021 का होगा, और फिर लास्ट में एनी 1022 का एटमिक मास दिया है 21.99 U दिया हुआ है। तो ऑब्टेन द एवरेज एटमिक मास ऑफ नियोन कितना होगा ये मालूम करना है। तो ये दिया है प्रॉब्लम में, इट इज़ गिवन 3 आइसोटोप्स ऑफ नियोन, 3 आइसोटोप्स ऑफ नियोन NER दिया है 10 और एनी 1020, एनी 1021 एंड एनी 10 एटमिक नंबर है, मास नंबर 22। और इसका मास दिया हुआ है एनी 1021 का M1 इज गिवन, M1 इज 19.99 U, और इसका परसेंटेज दिया हुआ है P1 कितना परसेंटेज है, एबंडेंस कितना है उसका, अवेलेबिलिटी कितनी है नियोन एटम में, तो वह दिया हुआ है 90.51%। 90.51% मीन्स 90.51 इसको लिखते हैं, परसेंट के रूप में है। और यहाँ पर अब इसका है एनी 1021 का मास है 20.99 U, M2 इज इक्वल टू 20.99 U, और P2 परसेंटेज एवेबिलिटी जो है नियोन एटम में एनी 1021 का परसेंटेज है 0.27%। सबसे ज़्यादा एवेबिलिटी है किसका, एबंडेंस है नियोन 1020 का, जो कि 90.51% है, जबकि दूसरा आइसोटोप नियोन का एनी 1021 का एवेबिलिटी केवल 0.27% है। तो P2 इक्वल टू 0.27%। और लास्ट में एनी 22 का देखा जाए तो एनी 22 का मास है 21.99 U, इसे M3 मान लिया जाए, M3 इक्वल टू 21.99 U, और परसेंटेज है P3 है परसेंटेज इसका 9.22%, सबसे लास्ट में 9.22%, सेकेंड आइसोटोप से ज़्यादा है। तो अब इसका फार्मूला हम यूज करते हैं, एवरेज एटमिक मास ऑफ नियोन, देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन इज M, एवरेज कैपिटल M, एवरेज एटमिक मास का सिंबल हो गया, और ए भी स्टैंड फॉर एवरेज, M1 मल्टीप्लाइड बाई P1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई P2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाई P3 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3। ये फार्मूला है इस फार्मूला को मैं बतला चुका हूँ इसी वीडियो में। अभी सभी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो नियोन एटम का, नियोन आइसोटोप का, 3 आइसोटोप्स का, जो 3 आइसोटोप्स नियोन का दिया हुआ है, उसका एवरेज एटमिक मास मालूम हो जाएगा। अब इस फार्मूला में एवरेज एटमिक मास ऑफ नियोन आइसोटोप्स, एवरेज एटमिक मास ऑफ नियोन आइसोटोप्स which is M average is equal to M1 P1 plus M2 into P2 multiplied by plus M3 multiplied by P3 upon P1 plus P2 plus P3, जो फार्मूला मैंने बतलाया भी था। एवरेज एटमिक मास डिफरेंट टाइप्स थी,
डिफरेंट आइसोटोप्स सेम केमिकल एलिमेंट का ऑब्टेन करने के लिए, उसका वैल्यू मालूम करने के लिए। तो अब M1 P1 यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है, M1 P1 M2 P2, फर्स्ट आइसोटोप का मास है, परसेंटेज है, अवेलेबिलिटी दैट इज एबंडेंस, सेकेंड आइसोटोप का मास है, एबंडेंस भी दिया हुआ है, थर्ड आइसोटोप का जो कि Ne1022 है तो उसका मास है 21.99 U और परसेंटेज अवेलेबिलिटी भी मालूम है, दिया है प्रॉब्लम में 9.22%। अब इसको ऊपर में हम देयरफॉर M एवरेज इक्वल्स टू, अब M1 इज 19.99 U इतना दिया है, 99 U मल्टीप्लाइड बाई P1 90.51% है तो 90.51 प्लस M2 इज 20.99 U है, ये भी U मल्टीप्लाइड बाई P2 इज 0.27 प्लस थर्ड टर्म है M3, यहाँ फार्मूला में M3 इंटू P3, M3 इज गिवन मास ऑफ थर्ड आइसोटोप Ne1022 का मास है 21.99 U, तो 21.99 U और परसेंटेज इसका एबंडेंस, इसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितनी प्रतिशत उपलब्धता है इस आइसोटोप की, थर्ड आइसोटोप का, वह है 9.22%, 9.22 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट इज P1 इज 90.51% है, केवल 90.51 लिख रहे हैं, 100 में इतना है 90.51 और P2 इज 0.27 प्लस P3 इज 9.22। अब इन तीनों का सम 90.51 प्लस 0.27 प्लस 9.22, तीनों का सम 100 हो जाएगा और ऊपर वाला का मल्टीप्लाई करेंगे 19.99 U इंटू 90.51, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई मैंने किया 1809.29 U, तो फर्स्ट टर्म का 1809.29 U, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन 20.99 U मल्टीप्लाइड बाई 0.27, इसको मल्टीप्लाई करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं 5.67 U प्लस 5.67 U प्लस अब लास्ट टर्म है 21.99 U मल्टीप्लाइड बाई 9.22 U, इसको मल्टीप्लाई करने पर 202.75 U ऑब्टेन किया जा सकता है, 202.75 U अपॉन 100, ये तीनों का अवेलेबिलिटी, तीनों आइसोटोप्स की अवेलेबिलिटी या एबंडेंस नियोन आइसोटोप में कितना है, तो नियोन एटम में, एलिमेंट में, तो 90.51 प्लस 0.27 प्लस 9.22 सब मिल तीनों का सम 100 हो जाएगा, तो तीनों के बदले में 100 यहाँ पर, तीनों के बदले में तीनों का सम 100 यहाँ, तीनों का सम 100 हो गया, ये 100। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑब्टेन किया गया, इन तीनों का सम, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तीनों को ऐड किया तो यहाँ पर 2017.71 U, तो न्यूमरेटर में 2017.71 U, U मीन्स एटमिक मास यूनिट, फर्स्ट टर्म में ही इसको हमने लोगों ने डिस्कस किया, अपॉन 100, अब 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2017.71 U डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 20.1771 U और इसको राउंड ऑफ करके केवल 20.177 है तो इसको राउंड ऑफ करके 18 U, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज एवरेज, ये क्या था, एवरेज मास, एटमिक मास ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ नियोन एटम। तो इसी के साथ, इसी सॉल्यूशन के साथ जो कि एवरेज वैल्यू ऑब्टेन हुआ 3 आइसोटोप्स ऑफ नियोन का 20.18 U, दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट है 20.18 U। और इसी रिजल्ट के साथ, इसी सॉल्यूशन के साथ यह पार्ट जो कि क्लास 12 फिजिक्स के 13 चैप्टर न्यूक्लियाई का पहला पार्ट था, वह समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, तथा यदि इस चैनल को देखने वाले नए नए व्यूअर्स हों, नए स्टूडेंट्स हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपका लोकप्रिय चैनल है जो कि कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई इस चैनल में होती है, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, डेरिवेशन हो या प्रॉब्लम्स हो। थैंक यू वेरी मच।